शहबाज शरीफ साहब ने बतौर पार्टी सदर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया है। दो चीजें हैं इसमें, एक फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए, इसका फैसला होने दिया जाए, और दूसरा अगर ये नहीं किया जा सकता तो इस वक्त जिस जगह हम आ चुके हैं इस जगह से निकलने का हल यह है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात का इनेकाद करवा दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि फराह गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। इस केस में एक अहम सवाल तो फिर यह बनता है कि अगर इमरान खान और उसकी काबीना ने एक खुफिया मुआहिदा किया था तो 16 महीने तक पीडीएम हुकूमत ने वो खुफिया मुआहिदा पब्लिक क्यों ना किया। मुजाहिरीन के जो मुतालबात है वो मुसलसल माने जा रहे हैं। अब बिजली की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। वजीर आजम ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ साहब ये ओहदा वजीर आजम होते हुए नहीं चला पा रहे थे और पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये ओहदा चला गया मियां नवाज शरीफ साहब के पास। तो पहले पार्टी कौन चला रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिख दिया है। इस ख़त में क्या लिखा है, क्या लिखना बाकी है, क्या हो रहा है, इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने कुछ ही देर में इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ ऑल लिखा होता है, वहीं क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के नाम ख़त, ये बात सबसे पहले ज़ाहिर है कि करने की है। यही बात सबसे पहले करते हैं। सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान अडयाला जेल की, इमरान खान साहब की जमात की ख़बरें गुज़श्ता कुछ अरसे से सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में दे रहे हैं। यंग जर्नलिस्ट हैं, इमर्ज कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। ज़ुबैर ने खबर दी है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त 2 हफ्ते पहले लिखना शुरू किया। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये ख़त ज़ुबैर की खबर के मुताबिक लिखा जा चुका है। सिर्फ उसकी नोक पलक संवारना बाकी है, उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। ख़त 6 मुंदरजात पर मुश्तमिल है। 6 निकात हैं जिन पर इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और इसका हल इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया है। इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदारान का जिक्र भी किया है और आइन की बहाली को मुल्क के मसाइल के हल के तौर पर पेश किया है। ये ज़ुबैर अली ख़ान की खबर है। अब ये जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारान का भी इसमें तयन किया है अपनी दानिस्त में, तो इमरान खान साहब पहले भी इन हालात की ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर आयद कर चुके हैं और इमरान खान साहब उन पर ज़िम्मेदारी, उनके साथ साथ एजेंसीज़ पर और कुछ अफसरान पर ज़िम्मेदारी आयद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान खान साहब ये भी कह चुके कि बातचीत उन्हीं से होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि उनसे बातचीत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सब फंस गए हैं, वो भी इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक, और सब इससे बाहर निकले और इस सूरत हाल से बाहर निकलकर पाकिस्तान को इन हालात से निकाला जाए। तो इमरान खान साहब इस सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने हल तजवीज़ किया है और मुमकिना तौर पर जो हल है वो हल ये है कि 2 चीज़ें हैं इसमें, एक फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए, इसका फ़ैसला होने दिया जाए, और दूसरा अगर ये नहीं किया जा सकता तो इस वक्त जिस जगह हम आ चुके हैं इस जगह से निकलने का हल यह है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात का इनेकाद करवा दिया जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान साहब के मुताबिक हल नहीं कर सकती। इस हुकूमत इस सेटअप के होते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकती, पाकिस्तान मुश्किलात से नहीं निकल सकता और पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेगी। IMF ने जो किया है उसके अगर आप सीधा निकात ही देख लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि बिजली की कीमत और बढ़ेगी,
गुजारा नहीं हो सकता। गैस की कीमत और बढ़ेगी, गुजारा नहीं हो सकता। फैक्ट्रीज के लिए जो सब्सिडी है वो ख़त्म होगी, किसान पर अगर उसकी जो मुराद है वो ख़त्म होगी तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन तमाम चीज़ों की और बढ़ जाएगी, गुजारा नहीं हो सकता। जब गुजारा नहीं हो सकता और ये तमाम महंगाई, ये तमाम चीज़ें और बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सूरत हाल और बिगड़ेगी। एक आम आदमी जिसको रिलीफ देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी, हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। तो इमरान खान साहब, सरमायादार का कहाँ से एतमाद आएगा, इसके लिए हल तजवीज़ करते तो देखिए ये ख़त मंजर आम पर आएगा, मज़ीद इस सिलसिले में पता चल पाएगा। लेकिन अभी मेरे सोर्सेज और ज़ुबैर की खबर दोनों जो चीज़ बता रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ये ख़त लिख चुके हैं और ये ख़त आगे भेजा जाएगा। इस ख़त के नतीजे में क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी टीयर बी, टीयर सी के मुज़ाकरात किसी ना किसी जगह, किसी न किसी मकाम, किसी न किसी फेज़ पर चल ही रहे हैं। टीयर ए के मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं, तलखी बहुत ज़्यादा है, देखिए क्या बनता है। लेकिन इस बात का इदराक हर जगह मौजूद है कि हम एक बहुत मुश्किल और नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने हम देख रहे हैं अदालत में भी चल रहा है मलिक रियाज का और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला, अल-कादिर ट्रस्ट केस का मामला। इमरान खान साहब ने उस पर बात की और कहते हैं कि बरतानिया में मलिक रियाज की रकम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए उस पर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी बन चुका है। इमरान खान साहब ने ये भी बात की। वो कहते हैं कि देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं जाती, बंजर ज़मीन पर अलकायदा ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। मुझ पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए। सिविल अदालत में केस चलता तो मज़ीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड मुआहिदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून की और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दोहराया है। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक़ इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। नैब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा भी दिया। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, उनके तो महल्लात बैरून मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्ज़ों के सूद की मद में अदा करने हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। शहजाद अकबर साहब के हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर और फरागोगी के मामले पर उनसे सवाल किया गया कि आप इनको बुलाएं, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए या अदालत में बयान दें। इमरान खान साहब ने कहा कि फरागोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। उन्होंने कहा इन हालात में अगर शहजाद अकबर पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट से उठा लिए जाएंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि बजट में टैक्सेस बढ़ाने से जून जुलाई में मुल्क संभाला नहीं जा सकेगा। ये इमरान खान साहब ने प्रेडिक्ट किया है। अब इमरान खान साहब जो बातें कर रहे और इस वक्त ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इस पर एक ये वीडियो की सुहेल रशीद साहब ने और उनके साथ साकिब बशीर साहब ने। इस वीडियो पर कुछ सवालात उठाए। ये सवालात उठाए गए मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से और मतीउल्लाह जान साहब ने, पीटीआई ने इसको जब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो मतीउल्लाह जान साहब ने उस पर जवाब दिया कि 190 मिलियन पाउंड बनी गाला से बरामद होना जुर्म साबित होने की कानूनी शर्त नहीं थी। ये कहना कि रकम इमरान खान की जेब में कभी आई नहीं बेमाने है। अवाम और रियासत पाकिस्तान की अमानत में खयानत, और वो भी काबीना में खुफिया समरी की बुनियाद पर, उसी वक्त साबित हो चुकी थी जब काबीना का फैसला अदालत में तस्लीम कर लिया गया, जिसके तहत कौमी ख़जाने में आने वाली रकम बरतानवी हुकूमत को धोखा देकर सुप्रीम कोर्ट की उस अकाउंट में डलवाई गई जिसमें मलिक रियाज का अदालत का आयद करदा जुर्माना जमा हो रहा था।
مال مسروقہ برآمد ہو جانا جرم ختم نہیں کر دیتا۔ عمران خان اور کابینہ نے سر عام بددیانتی کی اور پھر اس کا سر عام دفاع بھی کیا۔ یہ دلیل دی گئی کہ یہ رقم سپریم کورٹ کو گئی ہے، ملک ریاض کو نہیں۔ عوام کو چے سے یوتھیا بنانے والی بات تھی، یہ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں، عوام کو چے سے یوتھیا بنانے والی بات تھی۔ برطانیہ کی مثالیں دیتے نہ تھکنے والا عمران خان اگر برطانیہ کے کسی سابق وزیر اعظم سے ہی اپنی اس حرکت کے حق میں گواہی دلوا دے تو مان لیں، یہ متی اللہ جان صاحب نے کہا۔ اس پر سوال اٹھا اور سوال یہ ہے کہ اس کیس میں ایک اہم سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی کابینہ نے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا تو 16 مہینے تک پی ڈی ایم حکومت نے وہ خفیہ معاہدہ پبلک کیوں نہ کیا، یا نگران حکومت 6 ماہ تک اس کو پبلک کیوں نہ کر سکی، اور اب دوبارہ نون لیگ کی 2 ماہ سے حکومت ہے، وہ اس معاہدے کو پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ کیا نون لیگ عمران خان کی خیر خواہ ہے جو اسے بچا رہی ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ جعلی اور بھونڈے مقدمات بنا کر عمران خان کا نکاح باطل کروا رہی ہے، وہ کابینہ کا خفیہ معاہدہ پبلک کر کے عمران خان کے خلاف کوئی جینون کیس کیوں نہیں بناتی تاکہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کیا جائے؟ ملک ریاض اور اس کے بیٹی کی جانب سے جو رقم غالباً 2015-2016 میں بیرون ملک بھجوائی گئی تھی، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، کیا وہ رقم منی لانڈر کی گئی؟ اگر ہاں تو اس وقت کی حکومت نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور اس پیسے سے نواز شریف کے بیٹے سے لندن میں جائیداد خریدی گئی جس کا ذکر برطانوی عدالت کے فیصلے میں بھی موجود ہے۔ یہ کھرا تو نون لیگ کے گھر پہنچتا ہے۔ آخری بات یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ اٹھایا، اس پر بینک سے رپورٹ طلب کی، وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیسہ قانونی چینل سے پاکستان آیا۔ اگر اس معاملے میں عمران خان کہیں ملوث ہوتا یا اس کے لوگ ملوث ہوتے یا انہوں نے کسی قسم کا کوئی مالیاتی فائدہ اٹھا لیا ہوتا تو کیا قاضی صاحب اس طرح اس کیس کو ختم کرتے؟ فرا گوگی پر بنی گالا میں جو زمین سستے داموں خریدنے کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کے دستاویزات بھی احتساب عدالت میں جمع کروائے جا چکے، تو پھر پیچھے اس کیس میں عمران خان کے اوپر الزام آتا کیا ہے؟ یہ سعید بلوچ صاحب نے متی اللہ جان صاحب کو جواب دیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، اس پہ بڑی خبر یہ آئی کہ مظاہرین کے جو مطالبات ہیں وہ مسلسل مانے جا رہے ہیں۔ اب بجلی کی قیمت میں بڑی کمی کر دی گئی ہے، وزیر اعظم نے 23 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے اور شہباز شریف صاحب نے یہ منظوری دی۔ اس کے تحت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا اور آزاد جموں کشمیر محکمہ توانائی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیا۔ گھریلو استعمال کی بجلی کے لیے 1 سے 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ ہوگی، 101 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، جبکہ 300 سے زیادہ یونٹس کے استعمال پر 6 روپے فی یونٹ قیمت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ ایوریج نکالا جاتا ہے تو قیمت 60 روپے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمرشل استعمال پر 300 یونٹ استعمال پر بجلی کی فی یونٹ قیمت 10 روپے ہوگی، 300 سے زائد یونٹس کے استعمال پر فی یونٹ قیمت 15 روپے ہوگی۔ اچھا، آٹے کا جو ریٹ ہے وہ بھی طے کر دیا گیا ہے۔ اب 40 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے کا اور 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1000 روپے کا ہوگا، تو یہ آٹے کی جو قیمت ہے اس کا بھی مطالبہ مان لیا گیا۔ آزاد کشمیر کی، پورے آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ کے آس پاس ہے، 4 ملین پلس مائنس 4 ملین۔ ہمارے ہاں 25 کروڑ اپنے مطالبات نہیں منوا سکے، لیکن ان 40 لاکھ لوگوں نے اپنے مطالبات چند دن میں منوا لیے ہیں، کیونکہ یہ متحد تھے اور انہوں نے یہ سیاسیات سے بالاتر ہو کر لوگوں کی بنیادی مطالبات پر کام کیا تھا، تو یہ کام ہو گیا اور ان لوگوں کی یہ چیز جو ہے وہ مان لی گئی ہے، بڑی بات ہے۔ آخری معاملہ شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بطور پارٹی صدر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اب وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہیں گے۔ 28 مئی کو یوم تکبیر پر میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر بن جائیں گے اور ان کو منتخب کر لیا جائے گا پارٹی کی ایک باڈی کی جانب سے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب یہ عہدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں چلا پا رہے تھے اور پارٹی کے لیے کام نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ عہدہ چلا گیا میاں نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو پہلے پارٹی کون چلا رہا تھا؟ وہ باہر بیٹھ کر چلا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ حکومت بھی باہر بیٹھ کر چلا رہے تھے کیونکہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ پھر تمام چیزوں کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے
وہ میاں نواز شریف صاحب سے گائیڈنس لے کر پاکستان میں فیصلے کرتے تھے. پھر میاں صاحب پاکستان آ گئے تو میاں صاحب کی گائیڈنس اور بڑھ گئی, اور ملک سنبھالنے, ملک چلانے کے لیے, ملک بچانے کے لیے نواز شریف صاحب کے نام نغمے جاری کر دیے گئے. اب نواز شریف صاحب پارٹی صدارت بھی سنبھال لیں گے اور میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہوں گے. اس سے صورتحال مسلم لیگ نون کی بدل جائے گی؟ نہیں. میاں نواز شریف صاحب جو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک نیا بیانیہ دیں اور اس نئے بیانیے پر عمل کریں, تو اس نئے بیانیے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, مرکز میں آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں. اب اگر ایسے چلاتے ہوئے حکومت ان لوگوں کو لگوا دیا گیا اور لگوایا گیا ہے, تو پھر آپ حکومت کیسے چلائیں گے, اور آپ نیا بیانیہ کیسے بنائیں گے, اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوں گے, اور آپ سیاستدان کیسے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب میاں نواز شریف زیادہ کسی بھی عام آدمی کو معلوم ہے. اور اگر میاں نواز شریف اس صورتحال کو بدلنا چاہتے, یکسر بدلنا چاہتے, تو پھر حکومتیں چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. پاکستان مسلم لیگ نون والے پہلے بھی کہہ چکے کہ اگر ہم سے بات کی جائے تو ہم ری الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے جو کہا تھا, عمر ماروی کی کہانی ہے یہ نواز شریف والی کہانی, اس کہانی پر آپ کو ہو سکتا ہے, بہت کم چانس ہے, بہت ہی تھوڑا سا, لیکن کہیں کسی جگہ ممکن ہے کہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.